दोस्तों, कल मैं आपसे बात कर रहा था कि इस नई टीम के अंदर वो खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने भारत के वो पुराने मैचेस खेले हैं। मतलब जिसके अंदर भारत चौथी पारी में 200-150 रन भी बना नहीं पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये लड़के उस तरीके से ना खेलें और दूसरी पारी और चौथी पारी में अलग ही कुछ खेल का प्रदर्शन करें। पर एक चीज़ मैं भूल गया था उसमें उसमें कि ना उन्होंने खेले वो मैच ज़रूर नहीं है, पर देखे ज़रूर हैं। और मुझे लगता है कि कुछ आदतें शायद कुछ चीज़ों को देख देख के भी पड़ जाती है। और वही हाल आज हमारे जो मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में, चौथा टेस्ट मैच आज उसके दूसरे दिन वो बात थोड़ी थोड़ी होती हुई नज़र आ रही है। तो स्वागत है दोस्तों आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेल की, खिलाड़ियों की। और आजकल हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में चल रहे चौथे टेस्ट मैच की। तो जैसे कि कल मैंने बात करी थी, इंग्लैंड ने आज अपनी पारी शुरू करी और उसने वही 51 रन और जोड़े उसके अंदर, और 355 पे उन्होंने ख़त्म किया। और भारत ने दिन ख़त्म होते होते वही जो ज़्यादातर इस सीरीज़ में रूटीन चल रहा है कि आप टॉस जीतें और मैच जीतें, और शायद जैसी जो टीम टॉस जीतती है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करती है और दूसरी टीम बिल्कुल ही नीचे लग जाती है। तो भारत ने भी आज वही किया। जैसी पारी की शुरुआत हुई, रोहित शर्मा वही एक आसान सी गेंद पे जिमी एंडरसन को कैच दे के वापस चले गए, क्योंकि वो वैसे भी कैमियो से खेल रहे हैं जो हमने डिस्कस किया था। एक वो कैमियो पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी मार दी थी, वो हो गया। अब वो बस इस सीरीज में उनका लगभग हो ही चुका है। अब वो 25, 30, 34, 35 ऐसे ही रन मारेंगे या स्टार्टिंग में आउट हो जाएंगे, और वो चले गए। उसके बाद शुभमन और यशस्वी ने फिर भी मैच को संभाला, पर फिर वही मैच को क्या संभाला उन्होंने, अपना नेचुरल गेम छोड़ के वही टुक टुक करना शुरू कर दिया। और जो इंग्लैंड के जो वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास बॉलर है जिन्होंने डेब्यू इंडिया के खिलाफ किया है और जिन्होंने इससे पहले कोई डोमेस्टिक मैच भी नहीं खेला, अपने बशीर साहब, उनको अपनी विकेटें थमा दी। 4 विकेटें तो वो मेरे सामने ही दे गए थे जब मैं देख रहा था। उसके बाद मैंने मैच आगे देखा भी नहीं, मुझे लगता है उसने शायद 5 भी ले ली हो। हाँ, तो निकल गए वो भी अपना अपना लाइन खेल के। पाटीदार आया, वो उनसे भी कुछ नहीं हुआ खास, और सरफराज आया, वो 2 बार तो रन आउट होने से बचे 5 गेंदों के अंदर, फिर भी वो आउट हो गए उसके बाद भी। तो अभी कहानी ये हुई कि 217 पे भारत के 7 आउट हो चुके हैं और अभी इंग्लैंड 134 रन आ गया। अब कहानी ये है कि इंग्लैंड ना चाहते हुए भी, मतलब ना इंग्लैंड तो चाहेगा ही, भारत ना चाहते हुए भी इंग्लैंड को कम से कम 100 रन की लीड तो देने ही वाला है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया कल सुबह आकर 30-35 रन से ज़्यादा कुछ बढ़ाएगा। 100 रन की वो लीड देंगे। इंग्लैंड अगर पूरा दिन खेलता है तो कम से कम 300 मारेगा, 400 रन की लीड हो जाएगी। तो जो भारत ने पिछली बार इंग्लैंड को शायद स्कोर दिया था 500, 550, इंग्लैंड भी उतना ही स्कोर बना के भारत को दे देगा कि भैया आओ और बैटिंग करो। ये तो बिल्कुल राजकोट वाले मैच का रिपीट टेलीकास्ट मुझे लग रहा है। बस यहाँ पे यह है कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है, वहाँ भारत ने करी थी। और तब पता चलेगा कि भारतीय जो खिलाड़ी नए आए हैं वो वाकई पुराने खिलाड़ियों से थोड़े हटकर हैं, जो टारगेट को चेस कर लेते हैं। या हम भी, पिछली बार इंग्लैंड से 432 रन का रिकॉर्ड मार्जिन था, तो क्या इस बार इंग्लैंड रिकॉर्ड बनाएगा भारत के खिलाफ मार्जिन का? तो इस मैच में यही है। वैसे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को और कहने को कुछ है नहीं। ये मैं कल ही कह चुका था कि भारत कल के जो इंग्लैंड को उन्होंने, भारत ने जितनी बढ़त दे दी है 5 विकेट लेने के बाद 300 बनवा दिए थे, तो कम से कम 90% मैच तो भारत के हाथ से कल ही चला गया था। बच्चा कुछ आज हमने खुद ही दे दिया। जिस तरीके की हमने बैटिंग करी है, अब जब आपको पता है कि सिचुएशन ऐसी है, आपको हारना ही है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि यंगस्टर्स भी अपना नेचुरल गेम क्यों नहीं खेलते। यशस्वी क्यों शेल में जाके खेल रहे थे, शुभम क्यों लोग, यार उनके जो स्पिनर्स हैं वो किसी श्रेणी में नहीं आते। उनको आप मारते हुए आउट होते तो अच्छा होता ना। आप मारते हुए आउट नहीं हो रहे, आप ऐसे आउट हो रहे। यशस्वी जिस तरीके से बोल्ड हुए, हमें समझना चाहिए। रोहित शर्मा को समझना चाहिए कि वो जिस तरीके से आउट हुए एंडरसन के ऊपर, वो विकेट फेंक के चले गए अपना। मेरी समझ में नहीं आता यार, आप एक एक दिन 1.5 दिन में फील्डिंग करते हो बेचारे फील्ड में, और आप आके 2-4 गेंदों में निकल जाते हो। क्या फायदा है इसका? जडेजा आए, 2 गेंदों में आउट होके चले गए। मतलब आप उनके
यार कोई मुरलीधरन, कोई बड़े लेवल का स्पिनर हो, कोई कुलदीप यादव जितना भी खेला हो, कम से कम 8 15 20 मैच, हाँ अश्विन जैसा बॉलर हो, कोई है ना, कोई मतलब उन सबको तो आप विकेट देते हुए अच्छे भी लगते हो। वो बॉलर जिन्होंने डेब्यू, जिनका फर्स्ट क्लास डेब्यू एज ए टेस्ट प्लेयर अगेंस्ट इंडिया हुआ है, उनको आप 5 5 विकेट दे देते हो। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता यही चलता है कि भाई कुछ ना कुछ खतरा है, भारत को समझना पड़ेगा और ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए कुछ इंडिया को करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। हाँ हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा है, पर इस टैलेंट को जो पुराने खिलाड़ी थे उनसे थोड़ा सा अलग दिखना तो पड़ेगा ना। अब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप अपने आप को प्रूव तो कीजिए। फिर आप खुद को प्रूव नहीं करेंगे तो फिर भाई वापसी होगी ना केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों की, पुजारा जैसे खिलाड़ियों की। रजत पाटीदार इतने टाइम के बाद उन्हें मौका मिला, आज वो फिर विकेट अपना फेंक के चले गए। हाँ सरफराज, उन्होंने पिछली बार अच्छी बैटिंग की थी, 2 बार वो रन आउट होते हुए बचे, उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं अपने पिछले फर्स्ट टेस्ट मैच से। कम से कम उन्हें 2 बार रन आउट होने की तो कोशिश नहीं करवानी चाहिए थी ना, पर उन्होंने शायद कुछ सीखा नहीं उससे। उसके बाद फिर वो गंदा शॉट खेल के विकेट फेंक के चले गए। सेम काम जो है शुभमन ने किया है, सेम काम यशस्वी ने किया है। तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? ध्रुव अभी लगे हुए हैं खेलने, उनके साथ कुलदीप लगे हुए हैं खेलने, पर वही है कि भारत मुश्किल से मेरे ख्याल से 30 35 रन और कल बना पाएगा। और अश्विन, उन्होंने भी 4 5 टेस्ट सेंचुरीज मारी हुई हैं, पर अब मैं भूल चुका हूं उनकी वो टेस्ट पारीज। मुझे लगता है कि कुछ ना मोटिवेशन की कुछ थोड़ी बहुत कमी चल रही है टीम में। विराट जब होते थे कप्तान तो उनका मोटिवेशन लेवल अलग होता था, वो खिलाड़ियों को भी लेते थे ना, दर्शकों को भी शामिल कर लेते थे। हमारे रोहित जो है वो कप्तानी कभी कभी तो बहुत ही ब्रिलियंट करते हैं, कभी उनको पास लगता है कि कोई प्लान बी ही नहीं है, कोई प्लान सी ही नहीं है। खैर प्लान्स की बात तो कल करनी चाहिए थी, आज तो बैटिंग करनी थी, बैटिंग भी हमसे नहीं हुई। तो मैच तो वैसे मेरे हिसाब से तो कल ही डिसाइड हो गया था, जब भारत ने लंच के बाद जो है इंग्लैंड का कोई आउट नहीं कर पाए। अब तो बस 2 3 दिन खाना पूर्ति चलनी है। अब जितने मर्जी आप डिस्कशन कीजिए, जितनी मर्जी बातें कीजिए, पर हम जैसे लोग जिन्होंने इतने मैचेस देखे हैं, मैं तो पिछले 35 साल से 36 साल से मैचेस देखता आ रहा हूँ होश में, तो मुझे तो कुछ ज़्यादा विशेष कोई उम्मीद नहीं है। पर ठीक है, खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिल रहा है, अच्छी बात है। अब हम चौथे 5 मैच के बाद 5वें मैच में जाएंगे, फिर देखेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने बुमराह जी को भी बाहर बैठा दिया है, मतलब वर्क मैनेजमेंट अच्छी बात है, पर यार कोई इंपॉर्टेंट मैच है, इंपॉर्टेंट सीरीज है, इतना तो सोचना चाहिए ना आप लोगों को। हाँ आईपीएल के पहले 5 मैचेस में वर्कलोड मैनेजमेंट करा लेते उनका, या न्यूजीलैंड जो बांग्लादेश आएगी उनके खिलाफ नहीं कराते। एक इंपॉर्टेंट सीरीज में आपने उन्हें बाहर बिठा दिया, जो रूट ने सेंचुरी मार दी। माना उनके रहते भी वो सेंचुरी मार सकते थे, पर थोड़ा बहुत डर तो होता। वो जो आपने 50 रन नीचे से बनवा दिए है ना ओली रॉबिन्सन के साथ, और दूसरे के साथ आपने 50 रन और बना दिए, वो तो नहीं बनते कम से कम। तो कुछ चीज़ों पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय टीम मैनेजमेंट को सोचने की ज़रूरत है। बाकी मैच में तो देखिए सारे जब जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि क्या होना है। अब कोई बहुत ही चमत्कारी हो जाए, जैसे मैंने बोला, उम्मीद उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम है। हो सकता है कि भारत को 300 400 रन का टारगेट मिले, इंग्लैंड कल आके बहुत अच्छा करे है ना, 100 रन जोड़ दे और इंग्लैंड को अगली बार 150 पे आउट कर दे, 300 350 का टारगेट हो, मतलब जो पहले भी कभी चेज हुआ और भारत उसे चेज कर जाए। पर वो चांसेस वही 10% चांसेस है, और बाकी चांसेस आपको कल शाम तक पता चल जाएंगे कि वो 10% भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और इसमें किसी की गलती नहीं है, मुझे लगता है टॉस ही की गलती है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल दुनिया में टेस्ट मैचेस टॉस पे डिसाइडेड हो जाते हैं, और खासकर इंडिया में। अब इंडियन टीम्स को, इंडियन बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा यार, पिचेस का उन्हें कुछ करना पड़ेगा, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी कि इंडिया में मैच कम से कम टॉस की वजह से डिसाइड ना हो। या तो खिलाड़ियों को कम से कम ऐसा करना पड़ेगा ना कि भाई हम टॉस को फैक्टर नहीं बनने देंगे, हम खेलेंगे अलग तरीके से। यशस्वी जायसवाल, शुभमन अगर वो फर्स्ट इनिंग की तरह बैटिंग करते कि हमारी पहले बैटिंग आई है, तो आज मंजर कुछ और ही होता, पर हमने उस तरीके से बैटिंग नहीं करी। सरफराज ने भी उस तरीके से स्टार्ट नहीं लिया। तो ये थोड़ा है, ये मुझे लगता है ये थोड़ा मानसिक बातें ही हैं या मानसिक खेल ही है। इसमें टैलेंट से ज़्यादा मुझे लगता है दिमाग की बात है। ऑस्ट्रेलियन टीम के अलावा मुझे कोई टीम ऐसी नहीं लगती जो वापसी करती हो टेस्ट मैचेस में।
कि ठीक है 300 टेस्ट करना है, 350 करना, हम करेंगे, हम 7 भी आउट हो जाएंगे तो भी करेंगे। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है, बाकी दुनिया की कोई टीमें नहीं है जो पीछे से आकर आगे का कंसिस्टेंटली मैच जीते हैं। एक आध बार तो हम भी जीते हैं। अब इंग्लैंड ने वो करना शुरू किया था इंग्लैंड के अंदर बेसबॉल के चक्कर में, पर वही है कि ये चीज़ भारतीयों को भी लानी पड़ेगी, तब जाके आप कोई वर्ल्ड क्लास टीम बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो जो भी बंदा आता है वो भी अपना कुछ ना कुछ टैलेंट दिखा देता है। मुझे कई मैचेस याद हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 350 400 भी चेस किए हैं, पीछे से आके भी जीते हैं, पर हमारे यहाँ पे एक बार टीम पीछे लग जाती है तो वो पीछे ही रह जाती है, खासकर भारतीय टीम। तो इस बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। बाकी देखते हैं कल दिन शुरू होता है तो क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि इंडिया अच्छा करे कल, 100 रन जोड़े और उन्हें 150 पे आउट करें ताकि लीड 200 250 300 रन की हो। पर हमें पहले टेस्ट में भी 241 रन मिले थे, अच्छी विकेट थी, बल्लेबाज भी अच्छे थे, हमसे वो 241 रन भी नहीं हुए, स्टार्ट भी अच्छी थी। तो इस बार ये सोचना कि हम कर देंगे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाने वाली बात है, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। और क्या पता नए खिलाड़ी चौथी पारी में परफॉर्म कर ही जाएं। आज मौका था पाटीदार के पास शतक मार के अपनी जगह पक्की करने का, पर मुझे लगता है कि अब रजत पाटीदार की पहली और आखिरी सीरीज रहेगी उनके करियर की। क्योंकि देखिए कुछ बहुत अच्छे बल्लेबाज होते हैं पर कभी जीवन में किस्मत नहीं होती। वो पहले 2-3 पारियों में तो बहुत अजीब तरीके से आउट हुए, और इस बार भी उन्हें मौका मिल गया कि राहुल फिर अनफिट रहे और फिर भी उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया। उन्हें सेंचुरी मारनी चाहिए थी, उम्र भी उनके साथ नहीं है, वो 30 साल के हो चुके हैं। तो अब उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब या तो वो अगली पारी में आए और सेंचुरी मारे और भारत को जिताए ताकि उन्हें 1-2 सीरीज और मिले, अदरवाइज रजत पाटीदार की ये पहली और आखिरी सीरीज ही होगी उनके करियर की। सरफराज को फिर भी समय मिलेगा, ध्रुव जुरैल तब तक खेलेंगे जब तक अपने ऋषभ वापस नहीं आते, और ध्रुव को भी चाहिए कि वो भी अच्छी परफॉर्मेंस करें, ऋषभ के लिए मुश्किल खड़ी करें, मारें 2-3 शतक, है ना, और जिताएं टीम को मैच। ऋषभ ने भी तो टीम को मैच जिताए थे ना, इसलिए आज उनकी कमी खलती है। अब ध्रुव के पास भी मौका है, सरफराज के पास भी मौका है ना, तो इन्हें भी कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए 000, और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा और लोगों तक यूट्यूब पहुँचाएगा, इससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी और वीडियोस बनाने की। तो अब तो तब तक अपना ख्याल रखिए, और जैसे मैंने कहा व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। देखते हैं कल ऊँट किस करवट बैठता है भारत। कल पता चल जाएगा मैच किस करवट जा रहा है, क्या टारगेट है क्या नहीं। हाँ तो है ना, भविष्यवाणी तो मैंने पहले दिन ही कर दी थी, तो मैं चाहता हूँ मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो, लड़के अच्छे से परफॉर्म करें, पर कुछ चीज़ें शायद मेंटली, है ना, वही मेंटल टफनेस पे अब गेम आ गया। तो मुझे इंतज़ार रहेगा जब तक हम जिंदा हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मेंटल टफ टीम हो पाए। क्या पता ये लड़के इस चीज़ को ना इस टेस्ट मैच से सही साबित करना शुरू कर दें और मेंटल टफनेस जाहिर कर दें, तो इससे बढ़िया भारतीय क्रिकेट के लिए कोई और बात नहीं होगी। पर जब तक ऐसा नहीं होगा हम उम्मीद में दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद करेंगे। बाकी कल देखते हैं क्या होता है। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए 000, सब्सक्राइब भी कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।